So put the heading, children, titled as what? Types of economies. अब यहाँ पे आपको दो क्लासिफिकेशन नजर आ रहे होंगे, बट आई वांट कि आप तीन बनाए. ड्रॉ वन मोर क्लासिफिकेशन चिल्ड्रन, titled as mixed economic system. I repeat children, titled as what? Mixed economy. Don't assume it as a mixed fruit jam. The third is mixed economy. चटपट लिख लें लोग. So if I take an example of a country titled as India and China, दोनों में बच्चों डेमोक्रेसी कहां पे है? इंडिया में. एंड चाइना इज अ डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप है तो बढ़िया है, हर इंसान डिक्टेट कर रहा है, बच्चों को कहीं पे भी डिक्टेशन पढ़ने का मौका मिल जाएगा. क्या ये मतलब होता है डिक्टेटरशिप का? नहीं. क्या मतलब होता है डिक्टेटरशिप का? वन मैन वन रूल. जो शी जिनपिंग बोलेंगे हैं, मेल पर्सन, नाम शी से स्टार्ट होता है, समझ में नहीं आता, या छी से स्टार्ट होता है, जो वो बोलेंगे वही माना जाएगा. बट हमारे यहाँ क्या चलता है, सिविक्स में आपने पढ़ा होगा, टू द बर्गर, बाय द बर्गर, ऑफ द बर्गर, टू द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, इन द पीपल, एज द पीपल, कुछ भी लगा दो. क्या होता है बच्चों बताइए? इट इज टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. समझ में आ गया? तो सर ये भी हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कंट्री में, आप ये पढ़ा रहे हैं हमको. ये पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल क्लासिफिकेशन है, और ये जो क्लासिफिकेशन है ये इकोनॉमिक्स का क्लासिफिकेशन है. इज दैट क्लियर? सर फर्क क्या होता है इन सब में? फर्क तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको इनके कुछ और नाम भी बता दूं. दिस इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन सोशलिस्टिक इकोनॉमी. कौन सी इकोनॉमी? सोशलिस्ट और सोशलिस्टिक इकोनॉमी. अंडरस्टूड दिस? और इसका दूसरा नाम क्या होता है भाई? द आंसर इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. ओ सॉरी, रिवर्स लिख गया, सॉरी चिल्ड्रन, सही कर लीजिए. इधर लिखना था, उधर चला गया, वेरी सॉरी. एंड दिस इज कॉल्ड एज कैपिटलिस्टिक या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. तो सर इन सब में फर्क क्या होता है? दैट इकोनॉमी वेयर all the resources are privately owned. I repeat children, resources are privately owned. गवर्नमेंट की ओनरशिप किसी भी चीज की नहीं है. The objective is only to earn what is called as profit. वेलफेयर की अगर हम बात करें, कोई भी वेलफेयर जैसी कोई चीज होती ही नहीं है. प्राइस ऑफ एनीथिंग विल बी डिटर्मिन्ड बाय चिल्ड्रन डिमांड एंड सप्लाई. जिस चीज की बाजार में डिमांड ज्यादा, वो ज्यादा बिकेगा. जिसकी डिमांड कम, वो कम बिकेगा. जब डिमांड ज्यादा होगी तो सेलर प्राइस बढ़ा देगा बच्चों, और जब डिमांड कम होगी बेचारा प्राइस घटा देगा. तो आई होप सो सबको कुछ फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स कैपिटलिस्ट या मार्केट इकोनॉमी के समझ में आ गए बच्चों? सर व्हाट हैपेंस इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी? सारे के सारे जो रिसोर्सेज होते हैं चिल्ड्रन, दे आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड what is called as social welfare. Is that clear? What is absent in this economy is profit making, and price of anything is decided according to needs of the people. जो चीजें नेसेसिटी की हैं वो गवर्नमेंट सस्ते में बेचेगी, जो लग्जूरियस नेचर की हैं उस पर टैक्सेस ज्यादा. समझ गए इस बात को सब लोग? पक्का? झटपट लिख लें बच्चों. पीपल वुड बी क्यूरियस टू नो, सर ये मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? भाई आपको मैथ्स तो आती होगी. चलिए बड़ा सिंपल है, आप कैपिटलिस्ट और मार्केट दोनों को जोड़ दीजिए, इट बिकम्स व्हाट चिल्ड्रन? मिक्स्ड इकोनॉमी. तो हमारी कंट्री इंडिया चिल्ड्रन एज एट टुडे इज व्हाट बाय नेचर?
द आंसर इज इट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। समझ में आ गया? सो यहाँ पे रिसोर्सेस गवर्नमेंट के पास भी हैं एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर के पास भी हैं। सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट करती है, प्रॉफिट मेकिंग कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट का काम है वेलफेयर प्रोवाइड करो, प्रॉफिट को इग्नोर करो। प्रॉफिट मोटिव किसका काम है चिल्ड्रन? प्राइवेट सेक्टर का। और ये किसको इग्नोर करते हैं? वेलफेयर को। एनीथिंग विच इज प्राइवेटली प्रोड्यूस्ड, अगर उसकी बाजार में डिमांड ज्यादा होती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। और गवर्नमेंट जिन चीजों को प्रोड्यूस करती है, जैसे राशन की दुकान, चीनी आपको 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो मिल जाएगी, बट बाजार में मिलेगी 2 रुपए किलो चीनी? नो, 40-50 रुपए किलो मिलेगी, बिकॉज दैट इज बीइंग सोल्ड बाय सम बिजनेसमैन। और वो राशन की जो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान होती है, वहां पे आपको 2 रुपए किलो पे गेहूं मिल जाएगी। कुछ लोग तो ये काम भी करते हैं, वहां से 2 रुपए गेहूं खरीदते हैं और दुकान में लाके उसको 15 रुपए की बेच देते हैं। फिर जब गवर्नमेंट को ये बात पता लगती है तो उनका रहना खाना पीना सब जेल में फ्री हो जाता है। तो लोगों को शॉर्टकट में समझ में आ गया इन 3 इकोनॉमीज का मतलब क्या है चलन? एवरीबॉडी चलिए। मार्केट इकोनॉमी वेलफेयर का ये मतलब है कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर कोई भी वेलफेयर नहीं करता, दे आर ओनली कंसर्न विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। और सोशलिस्टिक इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशल वेलफेयर, एंड दे हैव नो इंटरेस्ट इन प्रॉफिट। बट ये किताबों में लिखने को है। आप इंडियन रेलवेज का एग्जाम्पल उठा लीजिए। कोविड के बाद से सीनियर सिटीजन का डिस्काउंट खत्म, और मैक्सिमम 1-2 ट्रेन हुआ करती थी पहले जिसपे डायनेमिक प्राइसिंग अप्लाई होता था। डायनेमिक प्राइसिंग जानते हैं? डायनेमिक प्राइसिंग का मतलब रेलवेज में सो कॉल्ड इंट्रोड्यूस किया गया प्रॉफिट को लाने के लिए। मान लीजिए किसी ट्रेन में देर आर इन ऑल हाउ मेनी सीट्स? 100 × 10 1000। और ये ट्रेन मान लीजिए नई दिल्ली से प्रयागराज आएगी। इज दैट क्लियर? पहले इसमें फिक्स प्राइस होता था भाई, 800 रुपीज का एक टिकट रहेगा। तत्काल में बुक कराएंगे तो इट कुड गो अप टू 1000। प्रीमियम तत्काल में बुक कराएंगे तो इट कुड गो अप टू 1600। गवर्नमेंट ने देखा कि जब लोग एजेंट और दलालों से टिकट डबल ट्रिपल प्राइस में खरीदते हैं तो हमसे भी खरीद सकते हैं। तो उनके धंधे को चौपट करने के लिए गवर्नमेंट ने पहले तत्काल इंट्रोड्यूस किया और तत्काल के बाद प्रीमियम तत्काल इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर जब कोविड खत्म हो गया तो गवर्नमेंट ने कहा नुकसान का सौदा है, उन्होंने सीनियर सिटीजन का पहले तो डिस्काउंट खत्म कर दिया और इंट्रोड्यूस कर दिया एक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं सर्ज प्राइसिंग। ये सब चीजें बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। जब आप क्लास 12th में आईएससी स्टूडेंट्स माइक्रो पढ़ेंगे, काफी ऐसी चीजें जो आपकी किताबों में होती ही नहीं है बेसिकली, बस वहीं पे एक टीचर की और पढ़े लिखे ठीक ठाक टीचर की इंपॉर्टेंस काम आती है। तो सर्ज प्राइसिंग का मतलब ये हुआ, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे टिकट का दाम बढ़ेगा। तो 500 सीट्स बेची जाएंगी कितने रुपए पे? 800। 501 से 600 सीट बेची जाएगी 880 रुपए के हिसाब से। 600 फर्स्ट से 700 सीट बेची जाएगी 960 रुपए के हिसाब से। 700 फर्स्ट से लेकर 800 सीट बेची जाएगी 1040 रुपए के भाव से। बात समझ में आई? हर 10% सीट पुरानी प्राइस से महंगी बिकेगी। तो जितनी ज्यादा डिमांड उतना ज्यादा प्रॉफिट। ये चीज गवर्नमेंट ने कहां से सीखी? एयरलाइन कंपनी से। जितना क्लोज डेट पे आप एयर टिकट बुक कराएंगे आपके टिकट के प्राइसेस उतने ज्यादा होंगे, और जितना अर्ली बुक करा लेंगे टिकट प्राइस उतना कम होगा। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? क्लियरली अंडरस्टूड? तो ये सर्ज प्राइसिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये इंडियन रेलवेज में इंट्रोड्यूस हुआ। तो रेलवे तो एक वेलफेयर मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ किताब के अंदर, रियलिटी में सुपर प्रॉफिट मेकिंग है। टिकट पे सबसे बड़ा झूठ लिखते हैं, इंडियन रेलवेज रिकवर ओनली 57% ऑफ द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल। मैं कह रहा हूं मेरे को दे दो, मैं 57% आपको दे दूंगा, उसके बावजूद भी 100% कमा लूंगा कम से कम। खोपड़े में बात गई। तो सरकार की सबसे टनाटन दुकान है इंडियन रेलवे, कोई नुकसान इनको नहीं है, सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाला नुकसान है। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? तो रियलिटी में तो मेरे को लगता है इट इज सोशलिस्टिक कैपिटलिज्म। व्हाट? समझ में आ गया कि सरकार भी दुकान चला रही है अपनी, या कैपिटलिस्टिक सोशलिज्म। अंबानी अडानी जी दिखाने को करोड़ों रुपए का सो कॉल्ड चंदा देते हैं पब्लिक को। कहाँ 7 साल पहले 49 रुपीज 99 रुपीज का रिचार्ज था, अब 666 का हो गया है। 1400% का मुनाफा।
व्हाट इट क्लियर? तो कहीं से आपको कैपिटलिस्ट सोशलिस्टिक लग रहा है? सरकार धंधा करने लग गई और जो धंधे वाले लोग थे वो सोशल वर्क के नाम पे प्रॉफिट कमाने लग गए। नहीं समझे बात को? अंडरस्टूड? तो किताबों से इसको हटा देना चाहिए, बट क्या करें, सिलेबस पुराना है, सरकार को वोट चाहिए। तो इट इज सेड कि गवर्नमेंट जो भी काम करेगी इट विल बी सोशलिस्टिक इन नेचर। क्या आपको ऐसा महसूस होता है? बिल्कुल नहीं होता। गॉट इट क्लियर? सारी चीजें जो पहले गवर्नमेंट खुद अरेंज करती थी इट हैज बीन प्राइवेटाइज्ड, इट हैज बीन प्राइवेटाइज। आने वाले टाइम में आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जो वाटर सप्लाई आ रहा है, वो भी प्राइवेटाइज हो जाएगा। जो आप वाटर चार्जेस साल भर के 2,000 3,000 देते हो, 20 और 25,000 हो जाएंगे। ट्रेन नॉर्मल वाली अगले 5 साल में बंद हो जाएंगी सारी की सारी। सिर्फ आपको 2 ट्रेन नजर आएंगी ट्रैक्स पे, वन इज वंदे भारत एंड अदर इज अमृत भारत, उसका लेटेस्ट अपडेटेड स्लीपर कोच वर्जन बेसिकली। तो इलाहाबाद न्यू दिल्ली लोग पहले 700-800 रुपए में जाते थे, वंदे भारत का टिकट कम से कम 1400-1500 रुपए का मिलेगा। और अकल क्या लगाई, स्पीड बढ़ाओ, लोग सोने की डिमांड ही ना करें, बैठ के ही चले जाएं। जितने एरिया में एक बर्थ लगती है उतने एरिया में 3 चेयर लगेगी। एक बर्थ का एसी 3 टियर में 10 साल पहले किराया कितना था? 800 रुपए। आज वंदे भारत का 1400 रुपए किराया है मान लीजिए, तो 3 लोग 4200 रुपए दे के जाएंगे। और पहले कितना मिलता था? पहले 800 रुपए एक आदमी का मिलता था। उसी एक बर्थ में 3 सीट लगा दी हमने, जगह तो वही है ना, 3 सीट लगा दी हमने। तो लोगों की सोने की जो नीड थी वो खत्म कर दी ट्रेन की स्पीड बढ़ा के, और पैसा ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने स्टडी कर ली कि लोगों के पास इनकम की कमी है ही नहीं। 2014-15 की बात है या 16-17 की बात है, तब अरुण जेटली जी जिंदा थे, वो बीजेपी के थ्रू फाइनेंस मिनिस्टर थे कंट्री के। तो मैं उनकी बजटरी स्पीच सुन रहा था, तो पहला सेंटेंस उस साल में उन्होंने यही बोला था कि पिछले 1 साल में जितने टैक्स पेयर्स इंडिया में नहीं बढ़े, उससे कहीं ज्यादा गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो जो इंसान इंडिया में सस्ती सस्ती 4-5 लाख की गाड़ी खरीद सकता है, तो कम से कम गाड़ी पे महीने में 4-5 हजार वो खर्च भी करेगा। जो 4-5 हजार रुपए सिर्फ गाड़ी में या गाड़ी से कहीं घूमने टहलने पे खर्च करेगा, क्या वो टैक्स नहीं दे सकता सरकार को? बिल्कुल दे सकता है। इसीलिए पिछले 15 साल से गवर्नमेंट ने इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स का जो अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, मैक्सिमम आपकी 1.5 लाख तक की इनकम पे आपको छूट मिलती है। आप 10 लाख कमा रहे हैं तब भी आपको 8.5 लाख पे टैक्स देना है। आप 50 लाख कमा रहे हैं 48.5 लाख पे टैक्स देना है। मैक्सिमम छूट कितनी है? 1.5 लाख। इससे ऊपर आपको छूट हम नहीं देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि लोगों की कमाई बहुत ज्यादा है, क्यों हम अननेसेसरी उनको टैक्स में छूट दें। इज दैट क्लियर? सर पहले टैक्स में छूट क्यों मिलती थी? पहले लोगों की कमाई उतनी ज्यादा थी नहीं, गवर्नमेंट एनकरेज करती थी लोगों को कि आप हमारी स्कीम में पैसा लगाइए और अपना टैक्स बचा लीजिए। लोगों ने दाएं बाएं सो कॉल्ड खेला करके इतने जुगाड़ पानी लगा लिए कि सरकार को कुछ लोग अगर 1,50,000 रुपए की टैक्स छूट लेते हैं और वो कहते हैं कि मैं इस 1,50,000 को पीपीएफ स्कीम में जमा कराऊंगा। समझ में आ गया? पहले गवर्नमेंट की जरूरत थी कि भाई अपना पैसा हमको दो, हम आपको टैक्स में छूट देंगे, तो गवर्नमेंट ने किया, लोगों ने पैसे बचाए। आज हालात ये हो चुके हैं, मेरे को पिछले साल 1.5 लाख रुपए पीपीएफ में डिपॉजिट करना था, मैंने डिपॉजिट भी कर दिया ताकि मेरे को गवर्नमेंट टैक्स में छूट दे दे। मेरा पीपीएफ अकाउंट पिछले 13 साल से चल रहा है। इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होते होते इस साल मेरे को इतना तो इंटरेस्ट मिल गया, मतलब जितना मैंने जमा कराया उससे कहीं ज्यादा वापस आ गया। सरकार कह रही हम तो पागल बन गए, जितना हमको मिला नहीं उससे ज्यादा हमको देना पड़ गया। ऐसा इंडिया में कितने लोग कर पाते हैं? मुश्किल से 1%। बस सर, 4.25% तो टैक्स दे रहे हैं। 4.5% टोटल लोग हिंदुस्तान में टैक्स देते हैं, 4.78%। पहले ये परसेंटेज 4 था, डिमोनेटाइजेशन के बाद थोड़ा काला धन पकने लग गया। सैलरीड क्लास ओनली 3.77%, उसमें से ठीक ठाक सेविंग करने वाले सिर्फ 1% लोग हैं बस। अब गवर्नमेंट कह रही है 1% लोग हमारी बैंड बजाए पड़े हैं, देते हैं 1.5 लाख और वापस कितना लेते हैं हमसे? 1,94,000। तो जितना इन्होंने दिया उससे कहीं ज्यादा वापस ले गए। तो गवर्नमेंट की स्कीम उस जमाने में अच्छी थी जब पैसे उनको कम देने पड़ते थे। अब डिपॉजिट इतना हो गया पिछले 15 साल में लाखों रुपए का कि उसमें इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो गया। इज दैट क्लियर और नॉट? जैसे आपके घर में एक किराएदार रह रहा है पिछले 25 साल से, वो किराया इतना आपको दे चुका है कि आपकी प्रॉपर्टी उतने की नहीं थी। अब वो कोर्ट में केस करेगा, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे लिख दी जाए। और ऐसा रूल भी है, अगर आप 18 साल किसी प्रॉपर्टी में कंटिन्यूसली रह लीजिए
और मार्केट रेट के हिसाब से किराया बढ़ता जा रहा है, और अगर वो प्रॉपर्टी की प्राइस से ज्यादा हो गया तो मकान मालिक को, किराएदार को प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। इसीलिए अक्लमंद मकान मालिक क्या करता है, 11-11 महीने का अग्रीमेंट करवाता है, हर 11 महीने के बाद अग्रीमेंट नया। इज दैट क्लियर? ताकि कंटिन्यूस पीरियड रिफ्लेक्ट ही ना हो। मेरे किराएदार ने बोला सर वो अग्रीमेंट करवा लीजिए, हम नहीं खाली किए तो मैंने फेंक दूंगा पूरे खानदान को बाहर छत से। कह रहे ना हम तो मजाक कर रहे थे, मैंने हम भी मजाक ही कर रहे थे। इज दैट क्लियर? खैर ये बात समझ में आ गई बच्चों? तो कहने को इट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, बट पिछले 5-10 साल की सरकारी हरकतों को देख के लग रहा है कि सारी सरकारी स्कीमें सोशलिस्टिक कैपिटलिज्म की तरफ जा रही हैं, और सारे बिजनेसमैन दिखा रहे हैं कि दान धर्म चंदा पानी वो लोग कर रहे हैं, बट सिर्फ नोट कमा रहे हैं। तो इट इज ईदर कैपिटलिस्टिक सोशलिज्म फॉर द प्राइवेट सेक्टर और सोशलिस्टिक कैपिटलिज्म फॉर द पब्लिक सेक्टर, सरकारी सेक्टर। समझ में आ गया? तो ये सब बदल देना चाहिए किताबों से। गलत गलत बच्चों को पढ़ा के दिमाग खराब कर रहे हैं बच्चों का, बट सच सब लोग नहीं बोल पाते क्योंकि बुलडोजर चल जाता है आजकल। तो समझ में आ गया? पता लगा अस्पताल गए मेडिकल कराने, पोस्टमार्टम होकर वापस चले आए। चलिए समझ में आ गई बातें बच्चों? लिख दिया सबने? चलिए तो कुछ फॉर्मली पढ़ लें। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी इज वन, जहां पे सारी एक्टिविटीज प्लान और डिसाइड कौन करता है? गवर्नमेंट, कि हम? गवर्नमेंट डिसाइड करती है। समझ में आ गया? नो नीड टू राइट, ऑलरेडी हमने चीजें लिखी हैं, नोट्स में है। मार्केट इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है चिल्ड्रन? जहां पे सारी की सारी एक्टिविटीज डिमांड और सप्लाई इन द मार्केट के हिसाब से प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करता है। जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी उसको महंगे में चिपकाएंगे, और जिसकी कम उसको सस्ते में। गॉट इट? तीसरा वाला मैंने आपको बता दिया। ये डिफरेंसेस बच्चों आप लिख लें, दिस इज इंपॉर्टेंट। लेट मी एक्सप्लेन ऑल्सो। गवर्नमेंट का रोल कहां पे आपको ज्यादा नजर आएगा बच्चों? प्लान्ड इकोनॉमी में। और जीरो रोल कहां पे होगा? मार्केट इकोनॉमी में। क्या किताब के हिसाब से प्लान्ड इकोनॉमी का एम होना चाहिए? सोशल वेलफेयर। बट मार्केट इकोनॉमी का एम क्या होना चाहिए? हपक के कमाओ पैसा, मरती है पब्लिक, मरने दो। गवर्नमेंट प्लान करेगी एवरीथिंग इन प्लान्ड इकोनॉमी, एंड यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर एज पर डिमांड एंड सप्लाई। अभी तो गनीमत है अडानी अंबानी को या आपके पापा को या मेरे को रेलवेज नहीं दी जा रही है, हम तो स्लीपर डिब्बा ही खत्म कर देंगे, सारे डिब्बे एसी। बट वंदे भारत जब आएगी तो सारे डिब्बे क्या होंगे? एसी। और एक और नाटक चालू कर दिया ताकि रेलवे स्टेशन पे भीड़ ना लगे, ऑटोमेटिक डोर क्लोज होगा, और अगर आप गलती से वंदे भारत में छूट गए तो अगले स्टॉपिंग स्टेशन पे ही आप रुकेंगे, वहां पे और आपसे टिकट का पैसा लिया जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो सर ऐसा क्यों किया जा रहा है? आत्मनिर्भर भारत, जिसको जाना है वही रेलवे स्टेशन तक आए। यहाँ तो लोग रेलवे स्टेशन को कॉफी पॉइंट समझ लेते हैं। आओ चलो आधे घंटे पहले चले कॉफी चिप्स खा लेंगे जरा, वहां पे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। नो एलिमेंट ऑफ कंपटीशन इज देयर। कभी सुना है इंडियन रेलवे 10% डिस्काउंट दे रही है आपको ट्रेन सर्विस पे? या आप 2 बार बस में ट्रैवल कर लें उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, तो 5% का रेल टिकट में डिस्काउंट मिल जाएगा। कभी सुना यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ डिस्काउंट दे रही है? बट एमिटी वाले आपको डिस्काउंट देते हैं, 90% स्कॉलरशिप दे देंगे, बट उसमें बड़ा खेल है। फर्स्ट सेमेस्टर की फीस में 90% डिस्काउंट है बस, फिर उनके फर्स्ट सेमेस्टर में जब 90 लाओगे तो सेकेंड सेमेस्टर में डिस्काउंट मिलेगा। और बच्चा क्या सोचता है कि पूरे 3 साल 5 साल के कोर्स में डिस्काउंट है। हेयर इट इज कॉम्पिटिशन। और अगर आपको याद हो मैंने आपको कॉम्पिटिशन के टाइप्स पढ़ाए थे, इस साल एक एग्जाम्पल भी लिया था क्लास में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने द सॉल्ट एंटरप्राइजेस को राफेल प्लेन्स को ऑर्डर दिया, तो कौन सा मार्केट होगा? मुसम्मी की बहन कौन सी पढ़ाई थी मैंने आपको? याद करिए। मार्केट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन था, डुओपोली था, मोनोपोली था, ओलिगोपोली था, एक और था मोनोपोलोजी, मोनोप्सनी। यस, बायर इज ओनली वन, सेलर्स ऐसे दुनिया में 2-3 है। तो इसलिए क्लास के एग्जाम्पल्स बड़े डायरेक्ट एग्जाम में कभी आ जाते हैं। लिख दीजिए झटपट फास्ट। पे बच्चों कुछ हस्तशिल्प कला नजर आ रही है, उर्फ हैंड रिटन नोट्स। चलिए काफी चीजें हम पढ़ चुके हैं तो वी वोंट बी टेकिंग देम अप। 2 चीजें अगर ना होती बच्चों शायद इकोनॉमिक्स कभी सब्जेक्ट बना ही ना होता। कौन सी 2 चीजें? लिमिटेड रिसोर्सेस और उनसे पूरी करने वाली अनलिमिटेड वांट्स। आप अपना हपशीपना कंट्रोल कर लीजिए, कुदरत ने दुनिया में चीजें बहुत दी हैं, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई खत्म। ऐसा कैसे सर? प्लान बनाए थे चाट नहीं खाएंगे आज के बाद, 2 बार खाए थे पेट खराब हो गया, एक हफ्ते बाद
ये बहुत दिनों का चाट नहीं खाए हैं, समझ में आया कि नहीं आया? पक्का। कल ही मेरी डॉटर ने बोला शाम को, मैंने कहा डिनर में, कह रही पापा मेरे लिए तो रोस्टेड चिकन मंगवा लो। आई ऑर्डर्ड इट फ्रॉम द बेस्ट रेस्टोरेंट ऑफ इलाहाबाद, एल चिको। खा भी लिया। रात में क्या कह रही है, पापा एकदम बेकार था। मैंने कहा मेरे पैसे लग गए, कह रही मिर्चा बहुत थी। और पूरा हाफ अलग आचक गई, खुद से मेरे को पूछी तक नहीं। समझ में आ गया? तो सो कॉल्ड वांट्स आर अनलिमिटेड। क्यों ज्यादा पैसे देने पड़ गए? पप्पू मुर्गा भंडार में तो सस्ता मिल रहा था, बिकॉज लिमिटेड है वो रिसोर्स। गॉट इट क्लियर? माइक्रो मैक्रो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो समय बर्बाद नहीं करूंगा बच्चों। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी पढ़ने से पहले आपने सो कॉल ये बातें समझ ली थी कि ये जो तीन होती हैं इन्हें बोलते हैं सेंट्रल, और तीन और हो जाएंगी तो क्या बोलेंगे? बेसिक। कुछ बुक्स में उल्टा लिखा है, इन तीन को बेसिक बोलते हैं और छह हो गई तो सेंट्रल। गॉट इट क्लियर? तो पीपल अंडरस्टूड व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब आती है बच्चों हमारे सामने व्हाट इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन टू बेसिक प्रॉब्लम। समझ में आ गया? तो अपने नोट्स पे ओपन कर लीजिए, जिनके पास नहीं है शीघ्र ही प्राप्त हो जाएंगे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोले या मार्केट इकोनॉमी बोले एक ही बात है। सोशलिस्टिक बोले या प्लान बोले एक ही बात है। और जहां पे दोनों की मिली जुली गठबंधन सरकार है चिल्ड्रन, उसे क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी। समझ में आ गई बात? चिल्ड्रन अंडरस्टूड दिस? चलिए, कैसे आप अपनी बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे? पहली बेसिक प्रॉब्लम क्या है बच्चों? व्हाट टू प्रोड्यूस। दिमाग की बत्ती जलाएं मेंटोस खाए बगैर। अगर आपके पापा एक बिजनेसमैन हैं तो वो बहुत महंगा नौकर रखेंगे या सस्ता नौकर रखेंगे? सस्ता। इज दैट क्लियर? बट अगर आपके पापा सो कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी देने वाली कंपनीज को लाइसेंस देंगे या ज्यादा से ज्यादा नौकरी ना देने वाली कंपनीज को लाइसेंस देंगे? जो कंपनियां ज्यादा से ज्यादा नौकरियां एस्टैब्लिश करें। इज दैट क्लियर? if you are a businessman, you would be willing to produce those goods जिनकी मार्केट में डिमांड ज्यादा है या जिनकी मार्केट में नीड ज्यादा है? वेरी गुड। वाई सर? भाई सिंपल सी बात है, डिमांड ज्यादा होगी तो पीपल वुड बी विलिंग टू पे हाई प्राइसेस। अगर डिमांड ज्यादा नहीं है तो ठेंगा हाई प्राइस आपको मिलेगी। समझ में आ गया? बट भारत सरकार क्या करेगी? उन चीजों को ज्यादा प्रोड्यूस करें जिनकी नीड ज्यादा है। तो गवर्नमेंट वर्क्स विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर एंड बिजनेसमैन प्राइवेट सेक्टर वर्क्स विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में व्हाट टू, सॉरी प्रॉफिट नॉट वेलफेयर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये समस्या व्हाट टू प्रोड्यूस की कैसे सॉल्व होगी? बाय प्रोड्यूसिंग दोज गुड्स, ऑफरिंग दोज सर्विसेज जिनकी डिमांड ज्यादा है, सो दैट वी कैन मेक हाई प्रॉफिट्स। बट सोशलिस्ट इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी में आप किसको प्रोड्यूस करेंगे? जिनकी नीड। बात समझ में आ गई? तो गवर्नमेंट काम करेगी ज्यादा से ज्यादा हैंडपंप लगवाने में, और एयरटेल और जियो काम करेंगे ज्यादा से ज्यादा 9G 8G 10G जीजा जी के टावर्स लगवाने में। समझे इस बात को? नहीं 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 नहीं, ऐसी जरूरत नहीं है। डिमांड किसकी ज्यादा होगी? बाय द सो कॉल्ड मासेस इन द कम्युनिटी। गॉट इट क्लियर? और ये किन चीजों को डिमांड करेंगे? सिर्फ और सिर्फ नेसेसिटीज। नीड ज्यादा से हमारे कहने का मतलब होता है नेसेसिटीज। इन केस ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी ज्यादा अवेलेबल कराई जाएगी। इन केस ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो गुड्स जिनकी डिमांड ज्यादा, जिस पे प्रॉफिट ज्यादा होगा। इज दैट ओके? नहीं 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 नहीं, नेसेसिटीज में कंफर्ट्स नहीं आते हैं। हाँ, डिमांड जिनकी हाई होगी उनको ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें कंफर्ट और लग्जरी होगा। तो मुकेश अंबानी हमेशा चाहेंगे कि सारे के सारे ट्रेन के डिब्बे एसी फर्स्ट हो जाएं, बट गवर्नमेंट चाहेगी कि नहीं, कुछ नॉन एसी डब्बे भी हो, ताकि लोगों को वॉमिटिंग आए तो दूसरों को ना आए कम से कम। इज दैट क्लियर? नहीं तो वॉमिट फ्रेग्रेंस पूरे कोच में फैल जाएगी। इज दैट अंडरस्टूड? आजकल वैसे इसका डीओ भी आने लग गया है। चलिए, इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड चिल्ड्रन? तो यहां पे गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे जिनकी डिमांड ज्यादा होगी ताकि उन पे प्रॉफिट ज्यादा है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में वो गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे बच्चों जिसकी नीड ज्यादा, जिससे सोसाइटी में वेलफेयर ज्यादा। समझ गए बात? अनुष्का जी, सिमरन जी एंड स्नेहा जी समझ गई? यस सर। हाउ टू प्रोड्यूस, हमने दो टेक्निक्स की बात की थी बच्चों। कैपिटल
इंटेंसिव मतलब मोर ऑफ मशीन्स एंड लेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। दूसरी हमने बात की थी लेबर इंटेंसिव। व्हाट इज लेबर इंटेंसिव? मोर ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड लेस ऑफ मशीन्स। कंट्री लाइक इंग्लैंड, लाइक जापान, लाइक यूनाइटेड किंगडम का एरिया हो गया, रशिया हो गया, लाइक लेट अस से चाइना, दे यूज मोर ऑफ मशीन्स। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ इतनी ज्यादा खेती बाड़ी है ही नहीं। बट कंट्री लाइक इंडिया वेयर मेजोरिटी पीपल इज डाइंग ड्यू टू स्टार्वेशन, इन्हें क्या करना चाहिए? इन्हें लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए। समझ गए श्रेयस जी? कोई प्रॉब्लम है आपके पैर में तो इंसानों की तरह बैठ जाए। हाँ यस। रशिया तो सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं, कहने को है सोशलिस्ट इकोनॉमी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का धंधा जितना बढ़िया रशिया में है उतना कहीं नहीं। अगर कभी छोटे भाई को किडनैप करवाना हो तो लेके रशिया भाग जाना। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? सब कहने को है, बस कहने को सोशलिस्टिक है। रियलिटी में अगर सोशलिस्टिक होता तो वो जो पट्टी पुटीन वहां के प्रेसिडेंट बन जाते हैं हर साल, पिछले कितने साल से, 15-20 साल से हैं, क्या नाम उनका? पुतिन है ना, वही पट्टी पुटीन जो पेंट होता है हमारे घर में। समझ में आ गया? चलिए, एक बार मैं जापान गया था तो लोग हड़काने लग गए। मैंने कहा तो औकात में रहो, तुम्हारे जैसे हमारे यहाँ मोमोज बेचते हैं सबके साथ। ओके, चलिए, समझ में आ गई बात? तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी कौन सी टेक्निक यूज करेगी चिल्ड्रन? लेबर इंटेंसिव टेक्निक। कौन सी? लेबर इंटेंसिव। क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो हम चाहेंगे कि हमारी जो कॉस्ट हो वो कम से कम हो। तो ये काम एक मशीन कर सकती है, वर्कर्स नहीं कर सकते। शायद आपने हिस्ट्री में एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा चिल्ड्रन, पावरलूम एंड हैंडलूम। जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिके में गई ब्रिटिशर्स की वजह से, वो इसीलिए गई, ब्रिटिशर्स यहां से रॉ मटेरियल लेके जाते थे इंग्लैंड, और इंपोर्ट ड्यूटी वाज नेग्लिजिबल। वहां से फिनिश गुड बन के आता था तो एक्सपोर्ट ड्यूटी वाज आल्सो नेग्लिजिबल। बट अगर एज एन इंडियन आप किसी दूसरे देश को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो टैक्सेस वर वेरी हाई, ताकि आप बेच ना पाए। और अगर इंपोर्ट भी कर रहे हैं दूसरे देश से तो टैक्सेस वर वेरी हाई, कि आप कहीं और से ना खरीदे, सिर्फ इंग्लैंड से खरीदें। तो दे यूज टू हैव इंडिया एज अ फीडर इकोनॉमी। ये शब्द आपने सुना होगा, आईएससी स्टूडेंट्स तो 11th क्लास में पढ़ेंगे इसको, सीबीएसई वाले इसको 12th में पढ़ेंगे। तो क्यों ब्रिटेन का सामान सस्ता होता था? क्यों वहां के कारपेट कपड़ा सस्ता होता था? क्योंकि पारलूम में काम होता था, और हिंदुस्तान में हैंडलूम। इज दैट क्लियर? हाथ से मशीन चलाई जाती थी। तो अब मान लीजिए एक स्वेटर हाथ से सिलना है बुआ जी को, क्या आधे घंटे में तैयार हो जाएगा? 4-5 दिन, हफ्ते लगेंगे। तो अगर एक दिन की लेबर 400 रुपए की हो गई और 6 दिन लग गए स्वेटर सिलने में, तो 2400 तो लेबर, 500 की मान लीजिए ऊन आ गई, तो स्वेटर कम से कम कितने का पड़ेगा? 29। चुभेगा अलग, इसलिए लोग पहनेंगे नहीं। और मशीन में बना हुआ स्वेटर हाफ एन आवर में रेडी हो जाएगा। समझ में आ गया? कॉस्ट इज ओनली 250। और इस 250 के स्वेटर को बाजार में अगर 399 में बेच दिया जाए, मेनी कस्टमर्स वुड बी देयर और नॉट चिल्ड्रन? तो पारलूम से क्या आप कॉम्पीट कर पाएंगे? नो। तो अगर आप कैपिटलिस्ट नेशन हैं, आप लागत कम रखेंगे तभी आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। कौन सी टेक्निक? कैपिटल इंटेंसिव। इज दैट क्लियर? और अगर आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए? लेबर इंटेंसिव। लोगों से विश्वास ज्यादा लीजिए, मशीनों से कम। अभी एक महंगी वाली कार है हिंदुस्तान में आने वाली है, टेस्ला। अभी आए थे अपने, वो क्या नाम है इनका, एलोन मस्क। समझ में आ गया? तो एलोन मस्क जी को मोदी जी ने नमस्ते कर दिया। क्यों नमस्ते कर दिया? मैंने बोल दिया था इस दलितों को अलाउ मत करना। ऐसा नहीं है, इन्होंने कहा कि मैं 60 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूंगा। मोदी जी कह रहे इतना तो हमारी रिक्शा चला लेते हैं। रतन टाटा जी ने बोला मैं 1000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूंगा और ईवी बनाऊंगा इंडिया में। तो किसके प्रपोजल को गवर्नमेंट यस बोलेगी? टाटा। बट अगर जापान में मस्क साहब को फैक्ट्री लगानी हो तो जापान की गवर्नमेंट क्या कहेगी? 60 ठीक है, क्योंकि हमारा तो देश ही सो कॉल्ड एक शहर के बराबर है। इज दैट क्लियर? मेरे को ज्योग्राफी में मैनी अ टाइम कंट्री में और सिटीज में प्रॉब्लम होती थी। मेडागास्कर, मेरे को कुछ साल पहले पता लगा कि वो देश है। इतना छोटू था, मेरे लगता था सिटी था। ये पोर्टुगल और इन सबको मैं सिटी समझता था, छुट्टू छुट्टू टाइप के थे, नहीं समझ में आया। बट एक्चुअली में दे आर कंट्रीज। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो अब उन कंट्रीज में तो लोग ही अवेलेबल नहीं है, तो क्या एम्प्लॉयमेंट की चिंता है? कोई चिंता नहीं है।
तो वहां पे कैपिटल इंटेंसिव चल जाएगा, बट इंडिया में नहीं चल पाएगा। इज दैट क्लियर? किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए? यहां पे प्रोड्यूस करेंगे उनके लिए हु कुड पे हाई प्राइसेस। यहां पे प्रोड्यूस करेंगे किसके लिए? फॉर द पुअर एंड नीडी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। और सर मिक्स्ड इकोनॉमी में इसके आंसर क्या होंगे? मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों आपको मिला के लिखना है, कुछ भी अलग नहीं। समझ गए बात को? नहीं समझे बात को? अंडरस्टूड? चलिए, क्लियरली अंडरस्टूड चिल्ड्रन? तो हेयर वी फोकस ऑन सोशल जस्टिस मैक्सिमाइज हो, ना कि प्रॉफिट। हेयर वी फोकस ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। पुअर कम्युनिटी मरती है तो हम गला घोट देते हैं उनका। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो गवर्नमेंट जो आजकल सस्ती ट्रेनें चला रही है, इट इज फॉर सोशल जस्टिस। और वंदे भारत किस लिए चलाई जा रही है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। समझ गए? चलिए, पीपीसी पढ़ाने की फिर से जरूरत है बच्चों? नो, आपको ऑलरेडी ये पढ़ा चुका हूं मैं। पीपीसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अजम्पशंस वर क्लियर चिल्ड्रन? ऑब्जर्वेशंस भी थे, शिफ्ट इन पीपीसी भी आप समझ गए बच्चों? टेक्नोलॉजी चेंज होगी किसी एक के लिए तो उसका आउटपुट बढ़ेगा, वेयर दूसरे का कांस्टेंट। समझ में आ गई बात? रिसोर्सेज जब बढ़ेंगे तो बच्चों वो दोनों के लिए होंगे, तो एक नया पीपीसी फॉर्म कर जाएगा। तो चाइना से प्लांट लोगों का कहां चलाया? इंडिया। तो ये पीपीसी किसका हो गया? चाइना का। और ये पीपीसी किसका हो गया? इंडिया का। क्योंकि इंडिया में रिसोर्सेज ज्यादा आ गए और चाइना में कम। चाइना में रिसोर्सेज कम तो आउटपुट भी कम, इंडिया में रिसोर्सेज ज्यादा तो आउटपुट भी ज्यादा। समझ गए? चलिए, प्रॉपर्टीज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। सिलेबस के हिसाब से इट इज ऑलवेज कॉनकेव, बट रियलिटी में इट कुड बी अ स्ट्रेट लाइन एज वेल एज कॉन्वेक्स। गॉट इट क्लियर चिल्ड्रन? समझ में आ गया? चलिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आपको पढ़ा चुका हूं बच्चों। अपॉर्चुनिटी लॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक बार फिर से करते हैं। मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ गए केबीसी से जीत के। दो ऑप्शंस हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 7% इंटरेस्ट देगा, और स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर हम आपको 14% इंटरेस्ट देंगे। बट मैं थोड़ा चुलबुल पांडे नहीं हूं, मैं मक्खी सिंह पांडे हूं। वेयर आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट माई मनी। 7% कमाने के लिए कितना त्याग देना पड़ेगा? एसबीआई में 7 लाख रुपए इंटरेस्ट मिलेगा और मैं गवा दूंगा 14 लाख रुपए। 7 लाख कमाने के लिए कितना गवा दिया? 14 लाख। तो 7 लाख की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 14 लाख रुपए। मम्मी को गुस्सा आया तो मारेंगी 14 झापड़। पापा 7, किससे मार खाना पसंद करेंगे? पापा से मार खाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 14 झापड़। सर मम्मी के 14 झापड़ उतने लगेंगे नहीं, पापा के 2 में ही हम सही हो जाएंगे। तो आप सर मम्मी से मार खा लेते हैं, तो मम्मी के 14 झापड़ पापा के 7 हो गए। लड़कों के लिए बातें ज्यादा रिस्की हैं, लड़कियों को तो वैसे ही 50% डिस्काउंट रहता है। इज दैट क्लियर? लड़कियों के लिए तो पापा मम्मी दोनों सोचते हैं अरे पराया धन है, कुछ दिन बाद तो चली ही जाएगी। समझ में आ गया? और लड़के जिंदगी भर सांप की तरह लौटेंगे। वॉट इट क्लियर? तो इसलिए उनको ज्यादा मार पड़ती है। चलिए, तो अज्यूमिंग विद अ पीस ऑफ लैंड अवेलेबल रिसोर्सेज, या तो 20 टन वीट उगा सकते हैं या 15 टन राइस। अगर आप राइस उगाते हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 20 टन वीट। और अगर वीट उगाते हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 15 टन राइस। या तो छोटे भाई से 1 गिलास पानी मंगवा लो या दाल चावल मंगवा लो, काम एक ही करेगा उधर इधर। तो अगर पानी मंगवा लिया तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गलत, 1 प्लेट दाल चावल हाथ में लेके आएगा। और अगर आपने 1 प्लेट दाल चावल मंगवा लिए तो 1 गिलास स्टील का पानी। कांच वाला तो गिरा भी सकता है, वो टूट भी जाएगा। चलिए, समझ गए? समझ गए बच्चों? सो डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का आपको नजर आने वाला है। वीट के प्रोडक्शन से रेवेन्यू जनरेट होगा बाजार में 5,000 करोड़ का, राइस से 4,000 करोड़। दोनों में क्या चूज करेंगे अगर मैं आपसे पूछूं तो? वीट प्रोड्यूस करेंगे। दिस इज योर फर्स्ट चॉइस। तो वीट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है बच्चों? 4,000। मेज का आउटपुट कितना हो गया? तीनों में बेस्ट क्या है बच्चों? वीट। इज दैट क्लियर? शुगर केन कहाँ गया? अभी तो वो चौथा है। पहले इंसान मरता है फिर चौथा होता है, अभी तो तीसरा चल रहा है। ओके, तो अगेन चिल्ड्रन वीट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है?
35 यूनिट। और अगर आपको राइस और व्हीट में कंपेयर करने को बोलूं तो क्या करेंगे आप? राइस प्रोड्यूस करेंगे। तो चारों में सबसे ज्यादा आउटपुट कहां पे मिल रहा है? व्हाट? शुगर केन पे मिल रहा है, व्हीट पे मिल रहा है? 5,000, 4,000, 3,500, 6,000? शुगर केन। तो दो बेस्ट चॉइसेस क्या है चिल्ड्रन? व्हीट एंड शुगर केन। तो शुगर केन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज व्हीट, एंड व्हीट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज शुगर केन। नहीं समझ में आया? पक्का? चलिए, खोपड़े में बात गई बच्चों। चलिए, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सर ये क्या होता है? याद आया, हम एक जगह MRT लिखते थे बच्चों, जहां पे भी आपने डायग्राम बनाया है और लिखकर MOC लिख दीजिए। मौसी ही, मौसा जी कहाँ है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोले या MOC बोले, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है। इज दैट क्लियर? MRT आपने 2-3 जगह लिखा होगा, तो OR करके MOC लिख लें। क्विक क्विक क्विक। एग्जाम्पल है बच्चों आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा। मेरे इक्वेशन पे बच्चों ध्यान दीजिएगा। व्हाट हैव आई रिटन? MRT XY लिखा है या MRT YX लिखा है? XY। सर फर्क क्या पड़ेगा? अगर पहले X है चिल्ड्रन तो X डिनोमिनेटर में जाएगा, और बाद में Y है तो Y न्यूमरेटर में जाएगा। सर कहने का मतलब क्या है आपका? आप अगर MRT XY लिखते हैं, आई रिपीट MRT XY, तो मेरे एग्जाम्पल में X बढ़ रहा है कि घट रहा है चिल्ड्रन? बढ़ रहा है। तो आपको इसको एड्रेस कुछ ऐसे करना पड़ेगा, ऊपर जो यूनिट है इट इज शोइंग लॉस, और नीचे वाली क्या शो कर रही है? गेन। अगर सर हम ऐसे लिख दें MRT YX, तो आपको लिखना पड़ेगा डेल्टा X अपॉन डेल्टा। समझ में क्या? इन दैट केस चिल्ड्रेन, आपका गेन ऊपर चला जाएगा और लॉस नीचे आ जाएगा। याद रहेगी ये बात? काफी बच्चे लिखते हैं XY, ऊपर X डाल देते हैं, नीचे Y, और मार्क्स कट जाते हैं उनके। इज दैट क्लियर? तो अपने टीचर से इस बात को स्कूल में जरूर क्लैरिफाई कर लीजिएगा। बुक में आपको बच्चों यही मिलेगा। ठीक है? जो अल्फाबेट पहले आया वो डिनोमिनेटर, और जो बाद में आया वो न्यूमरेटर। समझ गए? X का आउटपुट 0 से हो गया 1 चिल्ड्रन, 1 से 2, 2 से 3, इट्स अ गेन और सैक्रिफाइस? गेन। ये कम हो रहा है लगातार, तो इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? सैक्रिफाइस। X का 1 यूनिट गेन हुआ, Y का सैक्रिफाइस हुआ, आपका जो टोटल सेटिस्फैक्शन है चिल्ड्रन, इट इज स्टिल 100%। फिर X की 1 यूनिट बढ़ी और Y की 1,500 कम हो गई, योर सेटिस्फैक्शन इज 100%। फिर X की 1 बढ़ी और Y की 2,500 कम हो गई, जस्ट होल्ड ऑन, 7.5 से, सॉरी चिल्ड्रन, 5,000 लिख लीजिए, 5,000 कम हो गई, स्टिल सेटिस्फैक्शन लेवल इज 100%। तो कहने का मतलब गेन इन वन कॉम्पनसेट्स द लॉस फॉर अदर। यूनिट्स में आपको डिफरेंट नजर आ रहा होगा, बट अजम्पशन के हिसाब से इट इज एग्जैक्टली सेम। समझ गए इस बात को? पक्का याद रहेगा? चलिए, तो ये सब खैर आप पढ़ चुके हैं, इसलिए मेरे को फिर से पढ़ाने की जरूरत नहीं है चिल्ड्रन। दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन।